स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों आज चर्चा करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों ये पार्ट सेकंड होगा। पार्ट वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर सकते हैं। देखिए हम पूरे ऊपर वे में जो भी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट कोड 817 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का 21 मार्च 2021 को एग्ज़ाम है, उसके पैटर्न के आधार पर ही हम ये थ्योरी कर रहे हैं। किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले आप हमारे वेबसाइट पे डेली क्विज़ेस भी लगा सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्विज़ के रिगार्डिंग फ्री क्विज़ेस का लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप हमें व्हाट्सएप इसी नंबर पर कर सकते हैं। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन के बारे में, किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो क्या होगा, ये सभी हमने चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, क्या थ्रूपुट क्या होती है, मेजर गोल क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये हमने सभी डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम पार्ट 3 भी देखेंगे जल्दी। चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बहुत सारा टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग और टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको देखने को मिलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स। पर जो मेनली जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी से पूछा जाएगा वो इनसे पूछा जाएगा जो मैंने ग्रीन लाइन में किए हुए हैं। एक तो बैच प्रोसेसिंग से, मल्टी प्रोग्रामिंग से, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग से। एक डिस्ट्रीब्यूटेड से भी पूछा जा सकता है और रियल टाइम से भी पूछा जा सकता है। बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं, इनके ये आप कर लोगे ना तो आपकी सारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो देखते हैं। देखिए पहले हम करेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर या एक रियल टाइम के अंदर उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की क्या रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भी लेंगे, फिर से आपको समझाते हैं कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइम का कंस्ट्रेन होता है। मतलब कि हम इसमें डिले नहीं कर सकते हैं, जो रियल टाइम में हम इसमें डिले नहीं कर सकते हैं। मतलब कि यूट्यूब पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यूट्यूब पर हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, लाइव वीडियो आप हमारी देख रहे हैं। ठीक है, आपसे मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ और आप रियल टाइम में इसका आंसर दे रहे हैं, उसे ही कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, एक सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए हार्ड रियल टाइम होता है जिसमें डिले नहीं हो सकता। डिले होगा तो बहुत सारी गलतियां हो जाएंगी, जैसे मिसाइल सिस्टम लॉन्च करना है तो उसमें डिले करेंगे तो कहीं गलत दिशा में भी जा सकता है। एग्जाम्पल, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो कंट्रोल करते हैं, एयरक्राफ्ट को रास्ता बताते हैं कि आपने इस नोड में जाना है। ठीक है, वो भी हार्ड रियल टाइम का एक बेस्ट एग्जांपल है। सॉफ्ट रियल टाइम का है कि जहाँ पे हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, गेमिंग खेल रहे हैं। मतलब कि क्या कहने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है सॉफ्ट में, ये टास्क परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम एज फास्ट एज पॉसिबल बट टास्क डोंट हैव टू फिनिश इन ए स्पेसिफिक टाइम, होते सॉफ्ट कॉपी। इसमें प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इसमें होती है। मतलब कि देखिए इसमें ज़रूरी नहीं है जो टास्क हमने परफॉर्म किया वो पूरे फिक्स टाइम के अंदर या एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वो टास्क परफॉर्म हो जाए। कई बार होता है हम लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, या तो आपके इंटरनेट में कहीं कनेक्टिविटी टूट जाती है, हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी टूट जाती है। इसका मतलब है इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है कि उस पर स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो हमने काम करना वो पॉसिबल हो पाए। हर टाइम में जो फिक्स टाइम है उसमें आपको काम करना पड़ेगा। जो आपको एग्जाम्पल दिए एयरक्राफ्ट कंट्रोलर का, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोलर का, वो सभी हार्ड रियल टाइम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए, आप मल्टी प्रोग्रामिंग से ही कुछ ना कुछ समझ रहे होंगे। मतलब कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को क्या करवा सकते हैं, रन करवा सकते हैं। उसे हम मल्टी प्रोग्रामिंग बैच सिस्टम कहते हैं। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें, इसमें एक आया है नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव एक्चुअली में होता क्या है? दो तरह के होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है, मतलब कि अगर एक प्रोसेस आ गया है, ठीक है, और उस प्रोसेस को क्या करना, सीपीयू को दे दिया है, मतलब सीपीयू ने प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया है, तो बीच में जो प्रोसेस है वो रुकेगा नहीं, वो प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा। उसे कहते हैं नॉन प्रिमिटिव। मतलब कि हमने कोई टास्क लिया है P1, P2, P3, सीपीयू को P1 जो प्रोसेस करने का टास्क मिला है, ये जो पहला P1 है वो पूरा का पूरा पहले एग्जीक्यूट होगा, तभी P2 पर जाएगा। कि एक टाइम दे दिया गया है कि इसके अंदर P1 को एग्जीक्यूट होना है, उस टाइम के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वो बाहर नहीं निकलेगा। इसको P1 को पूरे का पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद ही P2 पर जाएगा, ठीक है। और प्रिमिटिव में क्या होता है? प्रिमिटिव में ये होता है कि जैसे आपको कोई P1, P2, P3 कोई टास्क मिला है, ठीक है। P1 टास्क हमें एक टाइम दे दिए, 5 सेकंड में P1 का जो प्रोसेस है एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हुआ एग्जीक्यूट, हाफ एग्जीक्यूट हुआ तो P2 के पास चला जाएगा, ठीक है। वो होता है प्रिमिटिव। इसमें क्या फ़ायदा होता है प्रिमिटिव में? इससे क्या होगा, प्रिमिटिव के जो प्रिमिटिव होता है उसके कारण क्या होता है, जो रिस्पॉन्स टाइम है, प्रिमिटिव की बात कर रहा हूँ, जो रिस्पॉन्स टाइम है बहुत अच्छा हो जाएगा, रिस्पॉन्सिवनेस होगी। जो हम आजकल के जो लैपटॉप में टेस्ट कर रहे हैं वो मल्टीटास्किंग पर होता है और प्रिमिटिव होते हैं। ये हम मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें, ये नॉन प्रिमिटिव होता है। मतलब कि P1, P2, P3 टास्क दिए हुए हैं, जब तक P1 पूरी तरह से प्रोसेस नहीं होगी तो P2 के पास नहीं जाएगा। इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है आइडलनेस, मतलब कि जब तक टाइम बहुत ज़्यादा लेगा, जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगी तो P2 के पास जा ही नहीं पाएगा, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। और देखते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ते हैं। जो मैंने बताया कि मल्टी प्रोग्रामिंग एक्चुअली में क्या है, कि क्या बताया मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग के बारे में? यही बताया कि जो भी इन मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, रन करवा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, जो मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट 2 और मोर प्रोग्राम एट ए सेम टाइम बट सीपीयू एग्जीक्यूट ओनली 1 प्रोग्राम एट ए सेम टाइम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है वो सीपीयू प्रोसेस या फिर कोई टास्क परफॉर्म करवा रहा है। इन मल्टी प्रोग्रामिंग में जब सीपीयू प्रोसेस या फिर कोई टास्क परफॉर्म करवा रहा है, एक टाइम पर एक ही प्रोग्राम को रन करवा रहा है, बट हमें ऐसा लगता है कि एक साथ कई जो टास्क है परफॉर्म हो रहे थे, क्योंकि सीपीयू की स्पीड ही बहुत ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, एक साइड हमने ईमेल भी खोला हुआ है, वेब ब्राउज़र भी खोला, वहाँ पे फेसबुक खोली हुई है, एंटीवायरस भी अपना टास्क परफॉर्म कर रहा है, बट हमें ऐसा लगता है हम पांचों काम एक साथ कर रहे हैं। बट इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक समय पर एक ही टास्क तब परफॉर्म हो रहा होता है, हमें ऐसा लगता है कि सभी टास्क साथ में ही परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि स्पीड ही बड़ी होती है कि जब तक हम दूसरे चैप्टर पर जाते हैं, दूसरे ईमेल पर जाते हैं, तो वो भी साथ में टास्क परफॉर्म हो चुका होता है, बट एक टाइम पे एक ही टास्क परफॉर्म होता है, ये भी याद रखना है। और देखिए क्या होता है, जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम रन करवाने की कोशिश करते हैं, जैसे हमने वर्ड प्रोसेस का प्रोग्राम रन करवाया, ईमेल भी खोला हुआ है, कहीं पर हमने एंटीवायरस भी खोला हुआ है, वेब ब्राउज़र भी खोला हुआ है, जब भी हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम रन करवाने की कोशिश करते हैं, वो सभी होल्ड रहते हैं रैम में। रैम मतलब मेन मेमोरी में होल्ड रहते हैं। जब हम मिनिमाइज करके नेक्स्ट प्रोग्राम शुरू करते हैं, जैसे हमने वर्ड प्रोसेसर खोला है, ठीक है, और सभी मिनिमाइज किए हुए हैं, तो ये सभी कहाँ पे होल्ड है, रैम के अंदर होल्ड है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा टाइप है। देखिए, मल्टी प्रोसेसिंग से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें मल्टी प्रोसेसर लगे होंगे, मतलब कि देर आर 2 और मोर सीपीयू इन ए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा सीपीयू होंगे, जिससे जो प्रोसेस होगी फास्ट होगी। इसमें कई तरह के मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है, जैसे ड्यूल कोर होता है, मतलब कि इसमें 2 प्रोसेसर लगे हुए हैं। क्वाड कोर मतलब कि इसमें 4 प्रोसेसर लगे हुए हैं। वैसे ऑक्टल कोर मतलब कि इसमें 8 प्रोसेसर लगे हुए हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है दोस्तों, ड्यूल कॉल, क्वाड कॉल, ऑक्टर कॉल, मतलब कि हमने किसी प्रोसेस को रन करवाना है। देखिए मेन मेमोरी में कोई रैम में कोई प्रोग्राम होल्ड पड़ा हुआ है, हमारे पास 3-4 प्रोग्राम है, इससे क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसर हो गए, सीपीयू एक प्रोग्राम इसको दे देगा, सीपीयू दूसरा प्रोग्राम इसको दे देगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेस होगी और आपको जो भी आउटपुट है उसके बाद मिल जाएगी। एक टाइम पर कई जो टास्क है एक समय पर परफॉर्म हो सकते हैं। मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग में मैंने क्या बताया था, एक ही प्रोग्राम रन होता है और हमें ऐसा लगता है कि सभी प्रोग्राम रन हो रहे हैं क्योंकि उसमें एक ही प्रोसेसर यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं, जितने प्रोसेसर होंगे इससे क्या होगा, जो काम करने की क्षमता वो फास्ट हो जाएगी। ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आगे देखते हैं। अब बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इन 1970 की बात करें तो देखिए इन 1970 बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। 1970 के दशक में बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, द जॉब्स वर एग्जीक्यूटेड इन बैचेस, जो जॉब्स होती थी एग्जीक्यूट होती थी बैच वाइज। ठीक है, बैच 1 होगा, बैच सेकंड होगा, बैच थर्ड होगा, इसके बीच में 2 प्रोसेस होगी, 4 होगी, कितनी भी प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, पीपल वर यूज टू हैव ए सिंगल कंप्यूटर विच इज कॉल्ड मेन फ्रेम, एक कंप्यूटर होता था कहीं पर, वहाँ पे सभी जॉब एग्जीक्यूट होती थी। देखिए होता क्या था, देखिए पहले क्या होता था, हमारे कंप्यूटर में रैम नहीं होती थी, बहुत कम होती थी, बस हम प्रोग्राम को रन नहीं करवा सकते थे, सिर्फ लिख सकते थे। तब हम बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते थे, कहीं और पड़ा होता था ये बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, हम अपने घर पे, हमने ऑफिस में कोई प्रोग्राम बनाते थे और ये जहाँ पे ये मेन फ्रेम कंप्यूटर पड़ा होता था वहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करवाने को देते थे साइंटिफिकली तौर पर। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी स्टारवेशन की। स्टारवेशन मतलब कि हमारे पास कोई भी 5 जॉब्स हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B5। ठीक है, इफ़ द एग्जीक्यूशन ऑफ द टाइम ऑफ B1 इज़ वेरी हाई, देन other 4 jobs will never going to get executed or they will have to wait for a very high time, hence the other process get stopped। मतलब कि देखिए हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं, B1, B2, B3, B4, B5। जब तक B1 प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी तो B2 की प्रोसेस के पास वो पहुंचेगा नहीं। तो B1 प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगी तभी B2 के पास दूसरा टास्क पहुंचेगा। देखिए B1 जो टास्क है वो परफॉर्म हो रहा है, जब तक B2 टास्क तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक B1 टास्क परफॉर्म ना हो पाए, याद रखना है। इसके कारण क्या होती थी, जो अगली जो प्रोसेस थी वो क्या होती थी, एक पहाड़ी भाषा में वो रुक जाती थी। ठीक है, लटक जाती थी। जब तक B1 प्रोसेस जो पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आगे की प्रोसेस क्या हो गई, रुक जाएगी। पहले B1 को पूरा एग्जीक्यूट होना पड़ेगा तभी अदर प्रोसेस क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। इसमें क्या होता है, समय की बर्बादी होती थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। ये देखिए यूज़र ने जॉब से जो भी एग्जीक्यूट करवाने को दी हुई है। ठीक है, जॉब 1 है, जॉब 2 है, जॉब 3 है, जॉब 4 है। जॉब पहली और दूसरी जॉब गई, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। जब तक ये जॉब्स एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक जो अगली 3 जॉब, 2 जॉब्स बच गई है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये याद रखना है। ठीक है, पहले जो भी पहली जॉब एग्जीक्यूट होगी तभी दूसरी जॉब पर जाएगा, अदरवाइज ये प्रोग्राम क्या कहा जाएगा, फेल कहा जाएगा। रुक चुका है वो प्रोग्राम और वो प्रोग्राम फेल कहा जाएगा। देखिए रिसोर्स 1 है, स्टारवेशन का एग्जांपल है कि रिसोर्स 1 है, हमने एक प्रोसेस दी है, साइन की है। ठीक है, वो प्रोसेस में है, कोई भी डाटा जो भी हमने प्रोग्राम दिया है वो वेटिंग है सेकंड प्रोसेस में, तभी पहुंचेगा जब तक रिसोर्स सेकंड को, तभी वो प्रोसेस लेगी जब तक प्रोसेस 1 क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज वो वेटिंग पीरियड में ही रहेगा। जैसे वो फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाती है तो सेकंड पर जाएगी, प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसी तरह से साइकिल चलती रहती है। अदरवाइज कोई पहली प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी तो जो सेकंड प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वेटिंग पीरियड पर होगी। ये आपको याद रखना, इसी को हम स्टारवेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए मैंने मल्टीटास्किंग को ही क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टीटास्किंग इज आल्सो कॉल्ड ए प्रिमिटिव या फिर टाइम शेयरिंग। मल्टीटास्किंग को ही प्रिमिटिव कहा जाता है और टाइम शेयरिंग भी नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा। मैंने नॉन प्रिमिटिव बताया था कि P1,
P2 P3 तीन प्रोसेस है, जैसे P1 एग्जीक्यूट नहीं होगी तो P1 तक वो प्रोसेस पहुंचेगी नहीं, पहले P1 को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होना पड़ेगा तभी प्रोसेस सेकंड को एग्जीक्यूट करने के लिए जाएगी, अदरवाइज जब तक P1 एग्जीक्यूट नहीं होगी तो वेटिंग पीरियड में रहेगी। पर प्रिमिटिव में ऐसा नहीं है। प्रिमिटिव में क्या होता है कि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि हम सिर्फ एक प्रोसेस को कुछ टाइम के लिए ही एग्जीक्यूट करेंगे। अगर कुछ टाइम में वो डाटा एग्जीक्यूट हो गया तो बढ़िया है, अदरवाइज हम डाटा को फर्दर में एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब कि P1 P2 P3 P4 कोई प्रोसेसेस है, P1 को हमने 5 सेकंड में सोचा कि डाटा प्रोसेस हो जाता है, नहीं होता है तो वो P2 के पास चला जाएगा। P2 में भी प्रोसेस आधी एग्जीक्यूट होती है तो भी कोई बात नहीं है, तो वो P3 के पास चली जाएगी। इसमें ये नहीं है कि जब तक P1 प्रोसेस पूरी एग्जीक्यूट होगी तभी P2 के पास जाएगी। बेशक आधा एग्जीक्यूट हुआ है कुछ लिमिटेड टाइम में तो वो P2 के पास चल जाएगी। इससे क्या होता है, जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है और बहुत फास्ट हो जाता है, जिसे हम रिस्पॉन्सिवनेस के नाम से भी जानते हैं। जो हम आजकल के लैपटॉप में देखते हैं वो जो टास्क परफॉर्म होते हैं वो मल्टीटास्किंग होते हैं, वो आजकल के कंप्यूटर इसी पे ही वर्क करते हैं, ये भी आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसे ही कहते हैं मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने इतना बताया यही वो लिखा हुआ है, ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं आराम से। जो मैंने अभी बोला ना वो मतलब इसका वही है, ये डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं, मैं डेफिनेशन नहीं बोलूँगा क्योंकि मेन होता है कि किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना। जब ये आप चीज़ें पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ लग जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है। मल्टीटास्किंग का बेस्ट एग्जांपल क्या है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलो आगे देखते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। दिस सिस्टम रन ऑन ए सर्वर एंड प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू मैनेज डाटा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी एप्लीकेशन एंड अदर नेटवर्क फंक्शन। मतलब कि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसी के थ्रू हमारी मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है, सर्वर वर्क कर रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है कि एक सिस्टम फेल भी हो जाएगा तो दूसरा कंप्यूटर वर्क करेगा। इससे क्या होगा, जो मैनेजमेंट है वो वर्क करती रहेगी किसी भी कंप्यूटर के फेल होने पर भी। सिक्योरिटी भी इससे मिलती रहेगी, नेटवर्क जो फंक्शनिंग है वो रुकेगी नहीं। आजकल जो भी काम हो रहे हैं, जैसे आप देखते होंगे कॉल सेंटर में, वो सभी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है कि एक चीज लैपटॉप या कंप्यूटर फेल भी हो जाए तो किसी अदर को कोई फ़र्क ना पड़े, वो काम चलता रहे, ठीक है। उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमने प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट बनाया है उसको जियोग्राफिकली क्या करना है, डिस्पोज करना है। जैसे एक नेटवर्क हमने कम्युनिकेशन नेटवर्क, एक हमने क्या हब बनाया हो, एक हमने दिल्ली में बनाया तो दूसरा चंडीगढ़ में बनाया, एक हब है जहाँ पे ये काम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है काम को, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। देखिए क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं लोकल नेटवर्क के साथ कनेक्ट करते हैं। ये लैन के साथ, जो क्लस्टर होता है वो लैन के साथ कनेक्ट करते हैं। एडवांटेज है कि अवेलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग ईटीसी। मतलब कि इसमें क्या होता है, क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम लैन के साथ वर्क करते हैं, एक छोटे से एरिया में वर्क करते हैं, एक बिल्डिंग में वर्क करते हैं। इसमें भी ये है कि जैसे एक कंप्यूटर फेल हो जाए तो एक मशीन फेल हो जाए तो अदर वर्क करते रहेंगे, बट पूरे का पूरा सर्वर ही फेल हो जाए तो सभी का डाटा रुक जाएगा एक जगह पर ही, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्लस्टर में क्या होता है, लोकली वर्क करते हैं, ये आपको याद रखना है। जिससे क्या होता है, अवेलेबिलिटी बढ़ती है किसी भी काम को करने की, लोड टाइम जो होता है वो कम होता है, और बैलेंस होता है एक काम में, ठीक है। उसे कहते हैं क्लस्टर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक होता है एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मैंने लिखा नहीं है, पूछा जाता है कि एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो फिक्स्ड फंक्शनैलिटी पर काम करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है आपके पास, ठीक है, माइक्रोवेव है, एसी, ये सब एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही काम कर रहे हैं। इसमें हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अब मशीन में देखते होंगे आप 5 मिनट के लगाते हैं, कोई भी अपने ड्राई करना है,
अपने कपड़े सुखाने हैं तो 5 या 10 मिनट की आप लगा देते हैं टाइमर, ठीक है। वो किस पे फिक्स टाइम करते हैं, माइक्रोवेव में हम गर्म करते हैं खाना, ठीक है। वो एक ही काम कर रहे हैं, एक ही चीज़ पर वो काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं बेंडेड। मतलब कि ऐसा नहीं वो मल्टीपल टास्क कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। वो जैसे मशीन कपड़े धोने के लिए बन रही है तो वो मशीन कपड़े धोने का ही काम कर रही है, वो किसी और सफाई, घर की सफाई करने का काम नहीं कर रही। वैसे माइक्रोवेव किसी चीज़ को गर्म करने के लिए बना है तो एक फिक्स्ड काम कर रहा है, वो कोई पानी में माइक्रोवेव में डाल के पानी बर्फ़ नहीं बन रहा है, मतलब कि एक फिक्स्ड काम करते हैं, उसे हम कहते हैं बेंडेड। इसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शन दी है वो चेंज नहीं हो सकती, उसी हम क्या कहते हैं, अम्बेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कल एक और वीडियो आएगी इसी पर ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।